नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के हमारे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे आत्मनियंत्रण के विकास में शिक्षक तथा शिक्षालय की भूमिका। आत्मनियंत्रण, इसके बारे में हमने जाना था कि किस तरीके से हम हमारी आत्मा को नियंत्रित करके हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ, परिभाषा और इसके उद्देश्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना। आज हम जानेंगे कि एक विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका रहती है कि वो बालकों के आत्मनियंत्रण में अपना योगदान दे सके, बच्चों के अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करें जिससे बच्चे स्वयं किसी अच्छे कार्य को कर सके और उसके लिए वो अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सके और अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। तो इसमें सबसे पहली बात है विद्यालय के अंदर कि शैक्षिक वातावरण का सृजन। शैक्षिक वातावरण सृजन। शैक्षिक वातावरण का सृजन विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए, शैक्षिक रूप से निर्मित होना चाहिए। इस तरह के वातावरण में बालकों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करके बालकों के आत्मनियंत्रण की क्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षा का वातावरण अच्छा होगा, अच्छे से बनाया जाएगा तो सारे बच्चे को अंदर जो शिक्षा के उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेंगे और बालक बेहतर से बेहतर शिक्षा को प्राप्त करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकेगा। इस शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ जो जीवन से संबंधित जो भी व्यवहारिक ज्ञान है वो ज्ञान प्रदान कराया जाएगा और बालक अपने आप को अच्छा बनाएगा। तो इस शिक्षा के वातावरण में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चों के सामने वातावरण उत्पन्न किया जाता है वो बहुत ही आदर्श और अच्छा होगा, जिससे बालक अच्छा कार्य करेगा। तो जब अच्छा कार्य करेगा तो वो अपने आप अपनी आत्मा को नियंत्रित करेगा और सभी बच्चों के साथ जितना जैसा उसको वातावरण मिल रहा है उस वातावरण का वो अनुभव करके आगे की ओर बढ़ेगा। तो शैक्षिक वातावरण का सृजन निर्माण करना विद्यालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है नैतिक मूल्यों की नैतिक मूल्यों की शिक्षा। नैतिक मूल्य बालकों को प्रारंभ से ही विद्यालय के अंतर्गत नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक मूल्य की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। अध्यापक को हमेशा ऐसा पाठ पढ़ाए, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी बातें सिखाई जाए जिसके अंदर नैतिक मूल्य आ सके। जैसे मान लीजिए सहयोग की भावना। एक 7th क्लास का बच्चा अगर 6th क्लास के बच्चे की मदद करता है शिक्षा में, उसको अगर कोई समस्या आ रही है क्योंकि वो तो वहां से पढ़ चुका है, अगर कोई समस्या आ रही है, समस्या के समाधान में अपना मदद करता है तो यह उसके कहाँ पे आता है, नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। प्लस बच्चों को सिखाना कि जब आप घर से बाहर हो, विद्यालय आ रहे हो, रास्ते में आपको कोई जरूरतमंद आपसे मदद मांग रहा हो किसी भी संदर्भ में जहाँ आपको लगता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी घटनाएं भी घटती है जिससे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे बच्चे अपने स्वविवेक से समझ सके तो किसी मदद कर सके, तो वो भी नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। इस तरह की सहयोग, सद्भावना, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, आचरण करना, आदर सत्कार करना, ये सारे नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। बड़ों के साथ कैसे आप बिहेव करते हो नैतिक मूल्य में आता है। तो इस तरह की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, तो ये नैतिक मूल्य में आता है। तीसरी बात है यहाँ पर समाजीकरण की शिक्षा। समाजीकरण की शिक्षा बच्चों को हमेशा समाजीकरण की शिक्षा दीजिए, यानी कि उसको अपने परिस्थिति परिवेश के हिसाब से अपने आप को कैसा ढालना है,
वो कौन से कार्य करने हैं जिससे कि उसके समाज का नाम हो, समाज के विकास में अपना योगदान दे, समाज आगे बढ़े। समाज का मतलब परिस्थितियां होती है, परिवेश होता है, उसका आसपास का वातावरण होता है, सोसाइटी होती है, वो किस तरह से आगे की ओर बढ़े, तो इस तरह की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो बालक अपने आप पर नियंत्रण करने के माध्यम से वो हमेशा वही कार्य करेगा जो समाज के विकास में हो, समाज की प्रगति में हो, तो समाज के आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। क्योंकि हमको दूसरों के लिए कुछ करने के लिए हमको स्वयं की इच्छाओं का भी त्याग करना पड़ सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में हमको हमारे आत्मनियंत्रण करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन हम सामाजिक कल्याण शिक्षा विद्यालय में प्रदान करेंगे। तीसरा है नेक्स्ट चौथा, सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप जब हम सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को समाज के अनुसार निर्मित करना, वे ज्ञान वैसा व्यक्तित्व निर्मित करना जिससे बच्चा समाज में ढल सके, तो उसी अनुसार बच्चों से ये आकांक्षा करना कि वो सामाजिक अनुराग के अनुसार अपने आप को ढाल दे, जैसी समाज की मांग है उसके हिसाब से अपन को ढाल दे। हर व्यक्ति को दूसरों के अनुसार ढालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर से स्व और एक अहम की भावना होती है, वो बाहर निकालना। क्योंकि हम जी रहे हैं तो हमारे साथ साथ इस सोसाइटी का, परिवार का, सबका अपना रोल है, तो हमको अपने आप को उसके हिसाब से सामंजस्य स्थापित करना, ये बातें बच्चों को सिखानी होगी। तो सामाजिक आकांक्षा का रूप शिक्षा प्रदान करना विद्यालय के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं कि कोरोना के जो समय में लॉकडाउन लगा था, तो हमारी जिम्मेदारी थी, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने साथ साथ दूसरों के भलाई के लिए भी अपना योगदान देना है। तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र समाज के प्रति अपना योगदान देना, तो हमको वैसा व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों के प्रति हो सके, अपने योगदान हो सके। तो सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप शिक्षा देना विद्यालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समूह में कार्य प्रदान करना। जब समूह में हम कोई कार्य करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने के माध्यम से हम देखते हैं कि हम सहयोग और सद्भावना के विचार और उसके मार्ग पर अग्रसित होते हैं। समूह में कार्य करने से हम एक दूसरे के प्रति अपनत्व भी अपनाते हैं। तो समूह में कार्य प्रदान करने से हम देखेंगे कि जब विद्यालय के अंदर सभी बालक आपस में कार्य कर रहे हैं, मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आत्मनियंत्रण अपने आप स्थापित हो जाएगा। वो कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा कार्य, ये सोच के करेंगे, मेरा नहीं हमारा कार्य, और हमारे कार्य में हम सभी का योगदान है। तो जब हम की भावना आ जाएगी, हमारे की भावना आ जाएगी, तो अपने आप आत्मनियंत्रण स्थापित हो जाता है। फिर हम सब साथ में ये धारणा आ जाती है। तो समूह में कार्य प्रदान करने से भी आत्मनियंत्रण स्थापित हो सकता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है, पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, इनकी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से
विद्यालय के अंतर्गत खेलकूद, जयंतियाँ, पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे आयोजित होंगे। बच्चे एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, एक साथ उसमें भाग लेंगे और इस तरीके से अपनत्व आता है। और वही जो हम बात कर रहे हैं समूह में कार्य प्रदान करना, तो इससे पाठ्य सहकारी क्रिया से ये पूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बच्चे आत्मनियंत्रण के लिए तैयार हो जाते हैं और बच्चे सब साथ मिलकर इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। एक टीचर्स को हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव रूप से बिहेव करना पड़ेगा, उनके साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। सकारात्मक व्यवहार से क्या होता है, बच्चे उसको देखकर अनुकरण करते हैं, उसको सीखते हैं। इसलिए जब कोई बच्चा गलती करता है उसको समझाइए, उसको समझाना है, जरूरत पड़े तो डांटिए, लेकिन अत्यधिक नहीं डांटना है कि उसके अंदर एक वैर उत्पन्न हो जाए, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए। उसको शारीरिक दंड प्रदान नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा मधुभाषी बनिए, बच्चों को आप और मान सम्मान के साथ पेश आइए। तो ये सब बातें सीखकर बालक भी सीखेगा और बालक भी उसी का अनुकरण करके अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व निर्मित करेगा, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करेगा। तो शिक्षक को हमेशा सकारात्मक रूप से बिहेव करना। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार का मतलब है शिक्षक अपने आप को आत्मनियंत्रण करना जानता है और इसी को समझकर बालक उसको सीखेगा। जैसे कि कोई बच्चा गलती कर रहा है, अगर टीचर उसको डांट रहा है, उसको शारीरिक दंड दे रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। गुस्सा नहीं करने का मतलब है उसको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होगा। और यही बात अगर वो सीख करेगा, आत्मनियंत्रण स्थापित करेगा, बच्चा उसको सीखेगा। बच्चे भी आपस में जब कोई झगड़ा फसाद होगा तो अपने आप को नियंत्रित करके उसको सुलझाएंगे और अपने आप वापस एकजुट होकर साथ में स्टडी पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए शिक्षक को हमेशा पॉजिटिव रूप से बिहेव करना है। अगला है शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता हेल्पर के रूप में बच्चे के सामने टीचर्स को हमेशा आना पड़ेगा। बच्चों की जो समस्या है उस समस्या को समाधान कीजिए, बच्चों को कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है उनको वहाँ में सहायता कीजिए। तो हमेशा मदद के रूप में काम में आना है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या अन्य किसी गतिविधि से रिलेटेड हो, हमेशा टीचर को साथ में रहकर काम नहीं करना होगा। क्योंकि टीचर हमेशा मदद करेगा, बच्चों की समस्या का समाधान करेगा, तो बच्चे समझेंगे और बच्चे उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। और जब कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं इसका मतलब वो समस्याएं नहीं आ रही है और बच्चे अपने आप आत्मनियंत्रण स्थापित करेगा। कई बार क्या होता है कि स्टडी का माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, उसमें बच्चे के अंदर ज़्यादा तनाव आ जाता है, तो तनाव में वो आपा खो देता है और हो सकता है कि वो अनुचित और अनैतिक कार्य भी कर सके। लेकिन मान लीजिए इसमें एक बच्चा है 10वीं कक्षा में फेल जाता है या किसी कक्षा में फेल जाता है, अगर टीचर उसको समझाएगा, मदद करेगा, सहयोग करेगा, उसके आगे आने वाले भविष्य में उसको और अच्छे से तैयार करेगा, तो इस तरीके से उसके बच्चे पे आत्मनियंत्रण स्थापित करवाया जाए। तो शिक्षक को हमेशा एक सुविधादाता के सामने आना होगा। अगला है विद्यालय में निर्देशन तथा परामर्श की
गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो सेल्स होते हैं, निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। बच्चों को जब जब जरूरत आन पड़ती है, उनको निर्देशन की परामर्श की जरूरत है, तो विद्यालय में स्कूल के अंदर इस तरह की एक सेल होनी चाहिए, इस कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी के माध्यम से बच्चों की जो भी समस्या है, प्रॉब्लम से उसको सॉल्व किया जा सके। बस बच्चों के भविष्य के संदर्भ में उनको क्या करना है, इस तरह की परामर्श निर्देशन देने के लिए विद्यालय में कमेटी होगी, तो बच्चों को सहायता मिलेगी और बच्चे उस अपने भविष्य को बेहतर से निर्मित कर सकते। इसलिए विद्यालय में निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है उचित संप्रेषण। उचित संप्रेषण, विद्यालय की जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो उचित होनी चाहिए। बच्चे, टीचर्स, एचएम है या प्रिंसिपल्स है, इन सब का आपस में संप्रेषण उचित होना चाहिए। एक प्राचार्य या प्रधानाचार्य के द्वारा अपने शिक्षकों को क्या निर्देशन दिए जा रहे हैं, कैसा कार्य किया जा रहा है, तो उसमें उचित संप्रेषण होना चाहिए। बालकों के भविष्य और बालकों के आगे आने वाली जिंदगी से रिलेटेड उनके एक बेहतर भविष्य के लिए और उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए किस तरह से निर्देश दिए जाते हैं, उन सब की आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक और बालकों के बीच में संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक बालकों को कोई बातें बताता है, बालक शिक्षक से कोई बातें जानना चाहता है। इस तरह से कम्युनिकेशन, टीचिंग के साथ साथ विद्यालय में जो गतिविधि होती है उसमें एक उचित संप्रेषण होगा तो विद्यालय का माहौल अच्छा बना रहेगा। और जब भी बालकों को समस्या होगी है या कोई जानना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो बेझिझक शिक्षक या अपने जो प्रधानाचार्य प्राचार्य उनसे पूछ सकता है। इस तरीके से संप्रेषण होगा तो उस विद्यालय का कार्य और विद्यालय गतिविधि भी उचित रूप से आयोजित होगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों में, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण की, विद्यालय में सहयोग की भावना की, ये तब सभी संभव है जब विद्यालय का जो संप्रेषण और माहौल है वो उचित होगा। तो इस उचित माहौल से अच्छा वातावरण निर्मित कर सकते। अगला है उचित उचित पृष्ठपोषण, एक सही से फीडबैक बच्चों को प्रदान करना। बच्चे अगर किसी कार्य को करता है या कोई बच्चा किसी कार्य को करता है तो उसके द्वारा करा हुआ कार्य सराहनीय है, उसके लिए उसको फीडबैक दीजिए, पृष्ठपोषण दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको पुरस्कार कीजिए। तो इस तरह की गतिविधियों से अन्य बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरे बच्चे उस कार्य को करने के लिए लड़ाई रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, वो भी उस कार्य को करना चाहेंगे। इस तरीके से जो बच्चा है जिसको पृष्ठपोषण मिल रहा है वो समझेगा कि मेरे द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अच्छा है, तो वो अपनी आत्म को नियंत्रित करते हुए और भी बहुत से अच्छे कार्य करेगा। यानी वो समझेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे कि मेरा नाम खराब हो रहा है, उल्टा मेरा नाम अच्छा हो रहा है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए वो हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से कार्य करेगा, दूसरे बच्चे भी उस कार्य को सीखेंगे। इसलिए विद्यालय में उचित पृष्ठपोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है इसमें लास्ट आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। विद्यालय की ग्रेजुएशन है वो हमेशा आदर्शवादी होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व को अच्छा निर्मित करना, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना, अच्छे आदर्श स्थापित करना, बच्चों के एक अच्छे नागरिक रूप में तैयार करना। तो ये सब बातें तभी संभव है जब विद्यालय में आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाएगी और आदर्शवादी मूल्यों से बालक अपने आप आत्म को नियंत्रित करना शुरू कर देगा और समझ लेगा। तो ये था कि आत्म नियंत्रण के विकास में शिक्षक और शिक्षा ने किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। और अब हम इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि आत्म नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कौन कौन से मेथड से विधियां है जिसको अपनाकर हम अपने आत्म को नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं।
आत्मनियंत्रण विधियां। हम जानते हैं उन मेथड्स के माध्यम से जिसकी प्रयोग, जिनके कार्य करने से चाहे शिक्षक हो या बालक अगर ये इन विधियों को अपनाएगा, मेथड्स को अपनाएगा तो अपने ऊपर आत्म को नियंत्रित कर सकता है, सेल्फ कंट्रोल ला सकता है। कौन कौन सी विधियां? सबसे पहली है शारीरिक रोग संबंधी विधि। दूसरी आ जाती है उद्दीपन परिवर्तन। तीसरा सामान्य स्थितियों का विकास। भावनाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार में समन्वय। दंड की व्यवस्था। एंड लास्ट है अन्य कार्यों को संपन्न करना। तो ये है हमारे सामने आत्मनियंत्रण की विधियां, और इस विधियों को स्किनर द्वारा बताया गया है। स्किनर के अनुसार इस विधियों को बताया गया है। ये सारी विधियां कौन सी है? आत्मनियंत्रण की विधियां। अब स्किनर महोदय कहना चाहते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत या स्टूडेंट्स को इनका प्रयोग करके अपने आप को आत्म पर नियंत्रित स्थापित करते हैं। सबसे पहले बात है शारीरिक रोग संबंधी विधि। एक बालक अपने शारीरिक रोग संबंधी विधि को अपनाकर आत्म को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंतर्गत कक्षा अंतर्गत एक बालक के द्वारा अपने स्थान पर जाते हुए दूसरे बालक से कुछ अपने हाथ लग जाता है या उसकी किताब पर पाँव आ जाता है, कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि उसको डिस्टर्ब होता है। उस स्थिति में जिस बालक के साथ ये वो उसके पाँव लगा रहा है या हाथ लगा रहा है, वो बालक गुस्सा करता है। इस सिचुएशन में पहले वाला बालक उसके गले में हाथ डालता है, उसे हाथ मिलाता है, उसको हंसी मजाक करके अपने मुंह के हाव भाव से शांत करने की कोशिश करता है कि माफ करना, गलती से हो गया। इस तरह की जो गतिविधियां कर रहा है, चाहे वो हंसना हो, चाहे उससे गले मिलना हो, हाथ मिलाना हो, तो शारीरिक रोग संबंधी विधियों से वो
दूसरे बालक पे आत्मनियंत्रण स्थापित करवा रहा है, स्वयं भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो झगड़ा उत्पन्न हो सकता था विद्यालय कक्षा कक्ष में, वो झगड़ा शांत हो जाता है। तो ये विधि अपनाकर आत्मनियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन कैसे? जैसे हमको हमारे भविष्य को निर्मित करने के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको हमको रोकना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे जो इंजॉयमेंट है, टीवी देखना, मोबाइल्स का यूज करना, गाना सुनना वगैरह, इस तरह के उद्दीपन परिवर्तन के माध्यम से हम ये देख सकते हैं क्या कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने हमारे आत्मा को नियंत्रित करा, किससे? उद्दीपन परिवर्तन के माध्यम से। हमने समझा है कि ये चीज जो कर रहे हैं हमको गलत है, हमको पहले लक्ष्य को प्राप्त करना है। तीसरा है सामान्य स्थितियों का विकास। कई बार हमको ना तो अत्यधिक उग्र होना है, ना अत्यधिक शांत रहना है, सामान्य स्थिति करनी है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, उसको दंड देने के लिए उसके माता पिता उसको 3 दिन तक खाना नहीं देते, तो दंड तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन उसको भूखा भी रख रहे हैं, तो ऐसा करना अनुचित है। तो इस तरह का व्यवस्था नहीं करनी है। या उसको अत्यधिक भोजन दे दीजिए तो वो ज्यादा खाना उग जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमको बीच वाला मार्ग अपनाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामान्य स्थिति के रूप में हम उसके आत्मा को नियंत्रित स्थापित करवा सकें। भावनाओं पर नियंत्रण, हमेशा अपने इमोशंस, हमारे भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना है। शिक्षक द्वारा बालक को दंड देने से पहले समझना होगा कि वो उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, अनुचित तो नहीं कर रहा है, उसको आसानी से तो समझा सकता है। इस तरीके से अपने दंड के रूप में वो उसको रोक सकता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित करवा सकता है। नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार का समन्वय, हमेशा जो भी नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार है उसमें समन्वय स्थापित करना। अत्यधिक बालकों को दंड नहीं देना, तो ये नकारात्मक में आ गया, तो नकारात्मक व्यवहार नहीं करना है। और सकारात्मक, बच्चों को अत्यधिक प्रशंसा मत कीजिए कि वो 7वें आसमान चढ़ जाए। इस तरीके से हमेशा ऐसा कीजिए कि दोनों के बीच का मार्ग अपनाएं और बच्चों को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर कीजिए। तो इस तरह समन्वय स्थापित करना। दंड की व्यवस्था, सबसे अच्छा और उचित दंड होता है स्वदंड, अपने आप को दंड। यदि बालक को लगता है, अगर हमने विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जिससे बालक स्वदंड को समझ जाए, उसने कुछ गलती करी है, जैसे मान लीजिए घर के अंदर कुछ खाने की वस्तु रखी हुई थी, मिठाई रखी हुई थी, बालक ने बिना सोचे वो सारी मिठाई खा गया। उसने नहीं सोचा कि घर के अन्य सदस्य को देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि नहीं, जो करा वो गलत है मैंने, और उसको मिठाई तो ला नहीं सकता, लेकिन अब मैं आने वाले 1 महीने तक कोई मिठाई नहीं खाऊंगा। इस तरह से स्वदंड, अपने आप को दंड देने से एक तरह से आत्मनियंत्रण स्थापित करवाया जा सकता है। अगला है अन्य कार्य को संपन्न करना। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए मानसिक तनाव में हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इस सिचुएशन में हम अन्य कार्य को करने में लग जाएंगे, तो उस कार्य से क्या होगा, हम विमुख हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे और हम उस कार्य के प्रति अपना समन्वय स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से तनाव और अपने आप को ज्यादा अंदर से मुसीबत में देखते हुए अगर हम अन्य कार्य करते हैं तो हम हमारे आत्मा को नियंत्रित करते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को गलत नहीं कर दे रहे, उसमें कोई गलतियां नहीं आ जाए, तो इस तरीके से हमारा उस कार्य को बिगड़ने के चांसेस उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से अन्य कार्य को करने से समन्वय स्थापित हमको अलग कर सकते हैं। तो आज हमने कक्षा में जाना कि किस तरीके से एक विद्यालय के अंदर शिक्षक और विद्यालय दोनों ही बच्चों के आत्मनियंत्रण में अपना योगदान दे सकते हैं और इन विधियों के माध्यम से आत्मनियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अब इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, आत्मनियंत्रण के विकास में शिक्षक एवं शिक्षालय की भूमिका बताते हुए
इसके नियंत्रण की विधियां आत्मनियंत्रण विकास में शिक्षक और शिक्षालय क्या भूमिका है इसको बताते हुए इसके नियंत्रण की विधियों को बताना। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना है और हमेशा मुंह पर मास्क का प्रयोग करेंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार और आस पड़ोस में जागरूकता के माध्यम से बीमारी जल्दी से निजात पाएंगे। थैंक यू।